दक्षिण के विशाल साम्राज्य विजयनगर में आज पूरे महल में सन्नाटा था। न नगाड़े बजे, न मोहरों की खनक सुनाई दी, न ही आकाश में रोशनी करने वाले दीप जलाए गए और न ही राज्य में कोई उत्सव मनाया गया, क्योंकि आज सम्राट वीर सिंह और महारानी अंबिका के आंगन में पुत्र नहीं, पुत्री ने जन्म लिया था। राजवैद्य ने जैसे ही गोद में नवजात बच्ची को उठाया और कहा, बधाई हो, महारानी को कन्या रत्न की प्राप्ति हुई है, उसी क्षण महल की रोशनी जैसे बुझ गई। राजा वीर सिंह के चेहरे पर मायूसी की रेखाएं खींच गईं। वो जिसे पूरे राज्य ने वीरता और न्यायप्रियता का प्रतीक माना था, वो भी उस क्षण मौन हो गया। कन्या, राजा ने कड़वे स्वर में कहा, ये तो अशुभ है, तीसरी संतान भी पुत्री, ये राज्य का क्या भविष्य होगा। महारानी अंबिका प्रसव वेदना से थकी हुई मगर आंखों में नन्ही जान की चमक लिए बोली, राजन, ये देवी का आशीर्वाद है, देखिए इसकी आंखें कितनी शांत हैं। लेकिन राजा का दिल पत्थर हो चुका था। 3 पुत्रियां और एक भी वारिस नहीं, क्या मैं इस राज्य को किसी नर उत्तराधिकारी के बिना छोड़ दूंगा। इस नवजात का नाम रखा गया तारा, मगर उसके जीवन का पहला ही दिन उसे बता गया कि वो चाही नहीं गई थी। तारा की 2 बड़ी बहनें राजकुमारी यशोदा और राजकुमारी मीनाक्षी महल में पूरे रौब और शानो शौकत में पली थीं, लेकिन तारा को उनके बराबर का दर्जा कभी नहीं मिला। महल की दासियां भी उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करती थीं। अक्सर उसे अकेले ही खेलते देखा जाता। रानियों के साज सिंगार, राजाओं की चौपालें और बहनों की रास लीला, सब तारा के लिए किसी और दुनिया की बात थी। वक्त बीतता गया। तारा जब 5 वर्ष की हुई तो शिक्षा की शुरुआत हुई, मगर शाही गुरुओं ने भी उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। ये तो वैसे भी ब्याह के बाद दूसरे राज्य चली जाएगी, एक गुरु ने ताना मारा था। इसे युद्ध कला सिखाकर क्या होगा। लेकिन तारा की आंखों में एक अजीब सी चुप्पी की जिद थी। वो सुनती थी और चुपचाप सब सीखती थी। एक दिन जब सब राजकुमारियां अपने साजो सिंगार में लगी थीं, तारा ने शस्त्रशाला में जाकर एक धनुष उठा लिया। उसका छोटा सा हाथ कांपता हुआ तीर और सामने खड़ा लकड़ी का पुतला। ताक, तीर सीधा जाकर पुतले की आंख में लगा। महल के अंगरक्षक स्तब्ध रह गए। वो छोटी सी बच्ची थी जिसे सबने अनचाहा माना, लेकिन आज उसकी आंखों में कोई और ही आग थी। महारानी अंबिका ने हमेशा तारा से विशेष प्रेम किया। जब भी रात होती और महल सोता, रानी उसके पास जाकर बैठती और कान में कहती, तू मेरी सबसे बड़ी शक्ति है तारा, एक दिन ये सारा संसार तेरे आगे झुकेगा। मगर बाहर की दुनिया से ये शब्द छिपे रहते। बाहर तारा बस एक बोझ थी। राजा वीर सिंह ने निर्णय लिया था कि अगला यज्ञ केवल पुत्र प्राप्ति के लिए होगा। राज्य भर के तांत्रिक बुलाए गए, पूजा पाठ और अनुष्ठानों का दौर चला। तारा छुपकर सब देखती रही। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्यों उसकी मौजूदगी, उसका जन्म एक अपराध बना दिया गया था। एक रात तारा महल की छत पर बैठी थी। आकाश में चमकते तारों की तरफ देखकर बोली, क्या सच में मेरे जन्म से किसी को दुख होता है? क्या मैं सच में अभिशाप हूँ? उसी वक्त दूर से एक रहस्यमयी स्त्री की आवाज आई, तारा, तुम्हारा जन्म इस भूमि को बदलने के लिए हुआ है। वक्त आने पर तुम जानोगी कि तुम कौन हो। तारा चौंकी, लेकिन वहां कोई नहीं था। कौन थी वो आवाज? एक सपना या कोई इशारा? राजकुमारी तारा अब 18 वर्ष की हो चुकी थी। बाकी दोनों बहनें यशोदा और मीनाक्षी अपने अपने विवाह प्रस्तावों और राजनीति के गठजोड़ में उलझी थीं। महल के गलियारों में उनके सौंदर्य और गुणों के चर्चे होते रहते थे, लेकिन तारा तो अब भी एक परछाई थी जिसे देख भी लिया जाए तो लोग नजरें फेर लेते। उसका कमरा महल के सबसे पीछे वाले हिस्से में था, जहां न रोशनी ढंग से आती थी, न ही कोई दस्तक। महारानी अंबिका उसके लिए छुपकर किताबें मंगवाती, खासकर शास्त्रों, युद्ध कला और नीति शास्त्र की। रानी जानती थी कि तारा को जो बनना है वो उसे परंपरागत तौर तरीकों से नहीं सिखाया जा सकता। उसे अलग ढंग से तैयार करना होगा, एक खामोश क्रांति की तरह। एक रात जब तारा खिड़की के पास बैठी कोई प्राचीन ग्रंथ पढ़ रही थी, उसकी नजर नीचे महल के पीछे वाले उद्यान में पड़ी। वहां एक बूढ़ा व्यक्ति ध्यान मग्न मुद्रा में बैठा था। उसके कपड़े किसी साधारण योगी जैसे थे, लेकिन चेहरे पर ऐसा तेज था जो किसी साधारण व्यक्ति का हो ही नहीं सकता। तारा नीचे गई, चुपचाप जाकर उसके सामने खड़ी हुई। तुम मुझे क्यों देख रही हो पुत्री? उस बूढ़े व्यक्ति ने आंखें खोली और मुस्कुराया। आप यहाँ कैसे आए? तारा ने पूछा। जहां नजरें तिरस्कार करें वहां आत्माएं आकर्षित होती हैं। तुम इस महल में जन्म से नहीं, कर्म से अपनी जगह बनाओगी। तारा चुप रही, पर उसके अंदर जैसे कुछ हिल गया था। मैं गुरुवर प्राचीन हूं, अगर तुम चाहो तो तुम्हें सिखा सकता हूं वो सब जो राजकुमारों को भी नहीं सिखाया जाता। यही से तारा का असली प्रशिक्षण शुरू हुआ। हर सुबह जब सूरज निकलने से पहले महल सोया रहता, तारा छुपकर गुरुवर प्राचीन से मिलती।
उन्होंने उसे योग, ध्यान, तंत्र शक्ति की प्राथमिक विधाएं, तलवार चलाना, रणनीति बनाना और सबसे जरूरी अपने मन को स्थिर करना सिखाया। एक अनचाही औलाद बनने का सबसे बड़ा वरदान है कि तुमसे कोई उम्मीद नहीं करता और यही तुम्हारी सबसे बड़ी शक्ति बन सकती है। पर महल की दीवारें बहुत कुछ सुनती थीं। एक दिन राजा वीर सिंह के सबसे करीबी मंत्री रघुनंदन ने तारा को तलवार घुमाते देख लिया। वो तुरंत राजा के पास गया। महाराज, वो छोटी राजकुमारी तारा वो तलवारों से खेल रही है, किसी साधु से गुर सीख रही है। एक कन्या का ऐसे व्यवहार करना राज्य के लिए शुभ नहीं है। राजा वीर सिंह ने भौहें तान ली। अब ये लड़की मुझे ही चुनौती देना चाहती है। उस रात महल के अंगरक्षकों को आदेश दिया गया कि उद्यान की निगरानी की जाए और जो कोई भी वहां मिले, गुरु हो या भूत, पकड़ा जाए। लेकिन जब वो पहुंचे वहां कोई नहीं था। गुरुवर प्राचीन जैसे हवा हो गए थे। तारा ने मुस्कुराकर खिड़की से देखा। गुरुवर ने उसे सिखाया था, जो दिखे वही सच नहीं होता। कुछ दिन बाद राज्य में एक सभा रखी गई। राजा की दोनों बेटियों यशोदा और मीनाक्षी ने नृत्य, संगीत और श्लोकों का प्रदर्शन किया। सभी दरबारियों ने तालियां बजाईं। तब महारानी अंबिका ने धीमे से कहा, क्या तारा को भी मौका मिलेगा? राजा ने तीखी नजरों से देखा। उसे तो इन सब में रुचि नहीं, वो तो शस्त्र और जंगल में घूमती है। लेकिन सभा में बैठी कुछ विदेशी मेहमान रानियां थीं जिन्होंने तारा का नाम सुना था। हमने सुना है आपकी सबसे छोटी पुत्री कुछ विशेष है, क्या हम उसे देख सकते हैं? राजा का मन भारी हुआ, मगर मजबूरी वश बुलावा भेजा गया। तारा आई। ना रेशमी पोशाक थी, न सजे गहने, सिर्फ एक साधारण नीली पोशाक में वो मंच पर आई। हाथ में एक छोटा धनुष ली। उसने 5 निशाने एक के बाद एक लगाए। आंख बंद करके सभा में सन्नाटा छा गया। फिर एक विदेशी रानी बोली, ये कन्या अनमोल है, आपकी नहीं, ये पूरे भारतवर्ष की संपत्ति है। राजा कुछ न कह सका, मगर उसका हृदय फिर भी तारा को स्वीकृति देने को तैयार नहीं था। उस रात पहली बार तारा ने अपनी माँ से पूछा, क्या मैं सच में अनचाही हूँ माँ? महारानी अंबिका ने उसे गले लगाकर कहा, तू अनचाही नहीं तारा, तू अनसुनी भविष्यवाणी है जिसे वक्त आने पर सब सुनेंगे। राजमहल के गलियारों में अब एक नया नाम गूंजने लगा था, राजकुमारी तारा। पहले जो नाम केवल फुसफुसाहटों में लिया जाता था, अब उसे सम्मान के साथ उच्चारित किया जाने लगा। दरबारी रानियां और दूतावासों के सिपह सालार तक तारा की प्रतिभा को लेकर मंत्रणा करने लगे थे। राजा वीर सिंह के हृदय में अब भी कठोरता वैसी ही बनी हुई थी। वो इस सच्चाई को स्वीकार ही नहीं करना चाहता था कि उसकी सबसे छोटी पुत्री, जिसे कभी उसने गोद में उठाना तक उचित न समझा, अब उसकी रियासत की सबसे तेज बुद्धि और साहसी चेहरा बन चुकी थी। एक रात सिंहासन कक्ष में बैठक हुई। राजा, सेनापति भीमसेन, मंत्री रघुनंदन और महामंत्री पाटिल सभी एकत्र हुए। राजा को अगला उत्तराधिकारी चुनना है, रघुनंदन ने कहा, और यह प्रक्रिया जल्द शुरू होनी चाहिए। राजकुमारी यशोदा योग्य हैं, सेनापति ने कहा। उन्होंने लोक प्रशासन का गहन अध्ययन किया है, मगर मीनाक्षी को जनता ज्यादा पसंद करती है, महामंत्री बोले। तभी रघुनंदन ने एक भड़काऊ वाक्य कहा, और एक तीसरी छाया भी है, तारा, जिसके लिए दरबार के कई विदेशी अतिथि समर्थन देने को तैयार हैं। राजा का चेहरा तमतमा गया। उसे उत्तराधिकारी चुनना मतलब वंश की मर्यादा पर कीचड़ फेंकना होगा। एक अनचाही अशुभ कन्या को मैं सिंहासन तक नहीं पहुंचने दूंगा। उधर तारा अपने कमरे में रात्रि ध्यान कर रही थी। उसकी सांसें स्थिर थीं, मन शांत, लेकिन हृदय में अनगिनत प्रश्न। तभी महारानी अंबिका उसके पास आईं। तारा, समय आ गया है कि तुम सच जानो। कैसा सच माँ? तुम मेरे गर्भ से नहीं, मेरी आत्मा से जन्मी हो। तारा का चेहरा एकदम स्याह हो गया। क्या मतलब? वह धीमे स्वर में बोली, तुम असल में मेरी सौतन की पुत्री हो, एक दासी, पद्मिनी। राजा वीर सिंह ने क्रोध में उससे संबंध बनाया और जब तू पैदा हुई तो तुझे मार देने का आदेश दिया। तारा की आंखें छलक गईं। फिर मैं जिंदा कैसे बची? क्योंकि मैंने तुझे बचाया। मैंने सौगंध ली थी कि तू किसी दिन इस महल की सबसे बड़ी पहचान बनेगी। मैंने तुझे अपनी पुत्री मानकर पाला, छुपा कर छाया में। तारा जैसे पत्थर बन गई थी। उसकी जिंदगी की बुनियाद ही अब हिल चुकी थी। तू अनचाही नहीं थी तारा, तू अनसुनी चीख थी जिसे मैंने सुना और पाल पोस कर रोशनी दी। अगले दिन महल में एक आदेश जारी हुआ। तीनों राजकुमारियां आने वाले महीनों में अलग अलग रियासतों का दौरा करेंगी ताकि जनता उन्हें जान सके। तारा को भेजा गया जंगलों और सीमांत प्रदेशों की ओर, जहां न तो राजसी स्वागत होता न रेशमी आसन, पर यही तो तारा का युद्ध क्षेत्र था। पहला पड़ाव था भद्रपुर। यह एक ऐसा सीमावर्ती राज्य था जहां डकैतों और गुप्त विद्रोहियों का आतंक था। वहां जाते ही तारा ने अपने साथ गई छोटी सी सेना को छुपाया और एक साधारण ग्रामीण के रूप में गांव में प्रवेश किया। वह हर दिन ग्रामीणों के साथ काम करती, बच्चों को पढ़ाती, बीमारों की सेवा करती। कुछ ही दिनों में वह सबकी प्रिय हो गई। फिर एक रात जब डकैतों का हमला हुआ, तारा ने अकेले तलवार उठाकर मोर्चा लिया। उसने युद्ध के पहले सिद्धांत का पालन किया, डर को हथियार बनाओ,
ढाल नहीं। उस रात तारा ने न सिर्फ गांव को बचाया बल्कि डकैतों के नेता को अपने हाथों बंदी बनाकर राजा वीर सिंह को भिजवाया। महल में भूचाल आ गया। ये कन्या अब रियासत के सीमांत तक अपना परचम लहरा रही है, महामंत्री बोले। राजा चुप था। बाहर से वह क्रोधित था, पर अंदर एक खामोश गर्व कहीं दस्तक दे रहा था, मगर वो उसे स्वीकार नहीं कर पा रहा था। रात में तारा अपनी माँ को पत्र लिखती है। माँ, आज मैंने पहली बार महसूस किया कि मैं अपने भाग्य की धारा खुद मोड़ सकती हूँ। अगर लोग मुझे अनचाही औलाद कहते हैं तो मैं उन्हें दिखाऊंगी कि यही औलाद इतिहास लिखती है। तारा जब भद्रपुर से लौटी तो उसकी आंखों में थकान नहीं, एक नई चमक थी। उसने वहां जो देखा, जो झेला, वो किसी राजकुमारी का नहीं बल्कि एक सच्चे नेता का अनुभव था। लेकिन महल की दीवारें अब उसे उतनी सुरक्षित नहीं लग रही थीं। उसी रात एक गुप्त संदेश उसके कक्ष में सरका दिया गया। मात्र एक पंक्ति थी, तुम्हारा असली दुश्मन महल के अंदर है। तारा ठिठक गई। क्या ये किसी का मजाक था या फिर कोई चेतावनी? अगली सुबह तारा अपनी माँ महारानी अंबिका के पास गई और वो संदेश दिखाया। अंबिका ने पत्र पढ़ते ही खिड़की के पर्दे गिरा दिए। बेटी, अब वक्त आ गया है कि तुम और सावधान रहो, उन्होंने धीमे स्वर में कहा। महल की मुस्कानें सबसे ज्यादा जहरीली होती हैं, पर कौन है माँ? कौन चाहता है कि मैं हार जाऊं? महारानी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, जिसे सिंहासन चाहिए वो किसी को नहीं छोड़ता। तारा, तुम्हारी दोनों बहनें यशोदा और मीनाक्षी अब एक दूसरे को भी शक की निगाह से देखने लगी हैं, और तुम्हारा नाम अब इस दौड़ में सबसे आगे है। तुम उनकी सबसे बड़ी चुनौती बन चुकी हो। उसी शाम महल में भोज का आयोजन हुआ। तीनों राजकुमारियां एक ही पंक्ति में बैठी थीं। मीनाक्षी की नजरें तारा पर बार बार टिक रही थीं। यशोदा के चेहरे पर दिखावटी मुस्कान थी और तारा शांत थी, लेकिन भीतर से सतर्क। भोजन के बाद तारा को हल्की बेचैनी महसूस हुई। महारानी दौड़ती हुई आई। तारा, तुम्हें कुछ खिलाया गया है, तुरंत वैद्यराज को बुलाओ। वैद्यराज ने देखते ही कहा, ये हल्का विष है, जानलेवा नहीं, पर चेतावनी देने के लिए पर्याप्त। पूरा महल स्तब्ध रह गया। रात को तारा फिर से पत्र लिखती है। माँ, मैंने आज एक और युद्ध जीता, बिना तलवार उठाए। अब मैं जानती हूँ, असली रणभूमि रियासत नहीं, ये महल है, जहाँ चेहरों के पीछे चेहरे हैं और हर मुस्कान में एक छुरा छिपा है। अगले दिन राजा वीर सिंह ने तारा को बुलवाया। मैं जानता हूँ तुम क्या सह रही हो, उन्होंने ठंडी आवाज में कहा, पर यह सत्ता की राह है और यहाँ कांटे ही कांटे हैं। तारा ने आंखों में सीधा देखा। मैं कांटों से डरती नहीं पिताश्री, मैं तो अब उन्हें पहचानना सीख रही हूँ। राजा कुछ पल तक उसे देखते रहे और पहली बार उनकी आंखों में सच्चा गौरव झलक गया। तारा अब हर कदम फूंक फूंक कर रख रही थी। महल की भव्य दीवारें अब उसे दुश्मनों की छाया से भरी लगने लगी थीं। हर दासी, हर सिपाही, हर दरबारी उसके लिए अब एक संभावित संदेह था। उसी रात जब सब सो चुके थे, तारा को एक और गुप्त संदेश उसके तकिए के नीचे मिला। इस बार वो केवल एक नक्शा था, महल के नीचे बनी एक पुरानी सुरंग का नक्शा। नीचे एक पंक्ति में लिखा था, तहखाने की छाया में वो छिपा है जिसे तुम सबसे ज्यादा भरोसेमंद समझती हो। तारा ने अपने विश्वास पात्र सैनिक अभय को साथ लिया और बिना किसी को बताए आधी रात के समय वो महल के पुराने कक्षों की ओर बढ़ी, जहां वर्षों से कोई नहीं गया था। एक भारी पत्थर के नीचे उन्हें सुरंग का मुंह मिला, काई जमी सीढ़ियां और हर तरफ घना अंधकार। तैयार हो? तारा ने पूछा। अभय ने सिर हिलाया। हर युद्ध की शुरुआत अंधेरे से ही होती है राजकुमारी। सुरंग गीली, संकरी और दुर्गंध भरी थी, पर तारा बिना रुके बढ़ती रही। करीब आधे घंटे की यात्रा के बाद वो एक कक्ष में पहुंचे, जहां पुरानी लकड़ी की मेज और धूल से भरी किताबें थीं, लेकिन एक दीवार पर टंगा था तारा का ही चित्र, जिस पर तीर के निशान थे। ये क्या? अभय चौंका। तारा ने दीवार का कोना छुआ। वहां एक छुपी हुई तिजोरी थी। खोलते ही अंदर कुछ पत्र मिले, राजकीय मुहर वाले। तारा ने एक पत्र उठाया और जैसे ही पढ़ा, उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। ये पत्र महामंत्री पाटिल के थे। उनमें राजा को संबोधित कर यह सलाह दी गई थी कि राजकुमारी तारा को सीमांत पर ही रोका जाए। उसकी बढ़ती लोकप्रियता सिंहासन के लिए खतरा बन सकती है। तारा ने एक गहरी सांस ली। तो असली जहर वहां था जहां से सलाह आती है। अभय ने पूछा, अब क्या करें? अब तारा बोली, हम खेल उनके नियमों पर नहीं खेलेंगे, अब चाल मेरी होगी और शिकार भी। तारा ने स्वयं एक सभा बुलाई, जहां राज्य के कुछ ग्रामीण, सीमांत से आए प्रतिनिधि और दरबार के वरिष्ठ जन आमंत्रित थे। वहां उसने भद्रपुर की घटनाओं की पूरी कहानी सुनाई और फिर वो पत्र सार्वजनिक किया। पूरा दरबार स्तब्ध रह गया। महामंत्री पाटिल का चेहरा पीला पड़ चुका था। राजा वीर सिंह उठ खड़े हुए। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के विरुद्ध षड्यंत्र रचने की? पाटिल घुटनों पर गिर पड़ा। महाराज, मैंने तो सिर्फ राज्य की सुरक्षा की सोची थी, राज्य की नहीं। राजा गर्जे, अपनी सत्ता की सुरक्षा। उसी समय आदेश हुआ, पाटिल को उसके पद से हटाकर राजद्रोह के आरोप में बंदी बना लिया जाए। रात को तारा फिर अपनी माँ को पत्र लिखती है। माँ, आज मैंने पहली बार राजनीति के उस रंग को देखा
जहाँ खून से नहीं शब्दों से युद्ध लड़ा जाता है। मैं अब केवल रियासत की बेटी नहीं हूँ, अब मैं उसके भविष्य की रचयिता बनना चाहती हूँ। रात की नीरवता में तारा के शिविर में एक संदेशवाहक आया। उसका चेहरा ढका हुआ था और उसकी आंखों में डर था। ये तुम्हारे लिए है राजकुमारी। उसने कागज का एक टुकड़ा आगे बढ़ाया और बिना कुछ कहे वहां से चला गया। तारा ने कागज खोला। तुम्हारा असली दुश्मन महल के भीतर है। उसकी आंखें ठहर गईं। ये एक सामान्य चेतावनी नहीं थी, ये किसी ऐसे व्यक्ति की लिखावट थी जो महल की साजिशों से वाकिफ था। तारा ने पत्र को तुरंत जला दिया और अगली सुबह महल लौटने की योजना बनाई। महल के गलियारों में चुप्पी थी। राजा वीर सिंह दरबार में बैठा हुआ था, मगर उसका चेहरा उखड़ा हुआ था। महामंत्री किसी सोच में डूबे थे। तभी खबर आई, राजकुमारी तारा भद्रपुर से लौट आई हैं। अब वो क्या दिखाना चाहती है? राजा बड़बड़ाया। तारा दरबार में पहुंची। उसके कपड़े धूल से सने थे, मगर चेहरा आत्मविश्वास से चमक रहा था। मैं भद्रपुर से डकैतों का अंत कर आई हूँ, उसने कहा। राजा ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, मगर महामंत्री ने मुस्कुराते हुए कहा, ऐसी वीरता राजघराने में सदियों बाद देखी गई है। राजा ने केवल सिर हिलाया, मगर तभी सेनापति भीमसेन ने दरबार के बाद तारा को अकेले बुलाया। राजकुमारी, क्या आपको किसी पर संदेह है? उसने धीमे स्वर में पूछा। संदेह नहीं, यकीन है। कोई है जो मुझे मिटाना चाहता है, और वह महल में है। तारा की आवाज सख्त थी। उस रात तारा अपनी माँ के पास पहुंची। माँ, मुझे वो खत मिला है। कोई अंदर का व्यक्ति है जो हमें खत्म करना चाहता है। महारानी अंबिका ने अपनी बेटी की आंखों में देखा। ये महल अब पहले जैसा नहीं रहा। हर दीवार के पीछे कोई छुपा सच है। मुझे कुछ जानना है, तारा बोली। क्या? राजा के कितने ऐसे रहस्य हैं जो तुमने कभी किसी से नहीं कहे? महारानी चुप हो गईं, फिर धीमे स्वर में कहा, तेरे पिता ने कभी अपनी सत्ता को बचाने के लिए अपने ही खून का त्याग किया था। वो अब भी अतीत से डरते हैं, और तुझसे भी। मुझसे क्यों? क्योंकि तू वो आईना है जिसमें वो अपनी हर गलती साफ देख सकते हैं। अगले दिन दरबार में नया आदेश जारी हुआ। राजा वीर सिंह ने घोषणा की, आने वाले महीनों में उत्तराधिकारी का चुनाव होगा। तीनों राजकुमारियां रियासतों का दौरा करेंगी, अपनी योग्यता और नेतृत्व क्षमता सिद्ध करने के लिए। यह सुनकर सभी चौंक गए। राजकुमारी यशोदा और मीनाक्षी ने नजरें मिलाईं। तारा बस मुस्कुराई। तो अब असली युद्ध शुरू हुआ, उसने मन में कहा। यात्रा की शुरुआत हुई। इस बार तारा को भेजा गया था नागवाड़, एक ऐसी रियासत जहां कई वर्षों से राजद्रोह की घटनाएं हो रही थीं। वहां की जनता नाराज थी और प्रशासन विफल। तारा ने वहां पहुंचते ही लोगों से सीधे संपर्क किया। उसने पुरानी नीतियों को बदला, किसानों की जमीनें वापस दिलाईं और एक जन पंचायत शुरू की। धीरे धीरे नागवाड़ की जनता उसकी दीवानी हो गई। लेकिन एक रात जब तारा विश्राम कर रही थी, महल के भीतर उसका खाना जहर से भरा हुआ पाया गया। ये कोई बाहरी हमला नहीं था, रक्षक बोले। तारा ने बिना डरे कहा, नहीं, ये वही दुश्मन है जो महल की छाया में पल रहा है। महल में संकट बढ़ने लगा। राजा वीर सिंह पर राजनीतिक दबाव भी बढ़ने लगा था। विदेशी दूतावासों ने तारा के कार्यों की सराहना करते हुए कहा, अगर तारा उत्तराधिकारी नहीं बनी तो कई अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन टूट सकते हैं। राजा क्रोधित हो उठा। क्या अब मुझे अपनी संतान से डरना होगा? उसने चिल्लाकर कहा। मगर वह जानता था, जो तूफान तारा बनकर उठा है वह किसी की रुकावट नहीं मानेगा। इसी दौरान यशोदा और मीनाक्षी ने एक गुप्त योजना बनाई। अगर तारा सिंहासन तक पहुंची तो हम दोनों को कोई नहीं पूछेगा, मीनाक्षी बोली। हमें कोई ऐसा चाहिए जो हमारे लिए काम करे और तारा को खत्म कर दे। यशोदा की आंखों में विष झलक रहा था। उन्होंने एक पूर्व निर्वासित सेनापति कुंतल राव से संपर्क किया। काम आसान है, कुंतल राव ने कहा। राजकुमारी को रास्ते से हटा दो और राजपाट तुम्हारा। तारा को इसकी भनक लग चुकी थी, मगर अब वो डरने वाली नहीं थी। रात में उसने अपने कक्ष में माँ को पत्र लिखा। माँ, मुझे अब यकीन है कि ये सिर्फ सिंहासन का युद्ध नहीं, ये अस्तित्व की लड़ाई है। मैं हारूं या जीतूं, सच की मशाल में बुझने नहीं दूंगी। रात गहराई थी। नागवाड़ की हवाएं शांत लग रही थीं, लेकिन उस शांति में एक साजिश करवटें ले रही थी। तारा अपने कक्ष में बैठी पुराने राज दस्तावेजों को पढ़ रही थी। तभी एक तीर उसकी खिड़की से आकर दीवार में धंसा। उस तीर में बंधी एक चिट्ठी थी। अब बहुत हुआ राजकुमारी, तू अगली सुबह नहीं देखेगी। कुंतल राव तारा की आंखें स्थिर हो गईं। अब युद्ध खुले मैदान में नहीं, अंधेरे से लड़ा जाना था। महल में राजा वीर सिंह बेचैन था। राज्य के मुख्य कूटनीतिज्ञों ने उन्हें चेतावनी दी, यदि राजकुमारी तारा को कुछ हुआ तो नागवाड़ की जनता विद्रोह कर देगी। राजा गुस्से से बोले, क्या अब मेरी ही बेटी मेरे शासन के लिए खतरा बन चुकी है? मगर कहीं न कहीं वो यह भी जानते थे, अब तारा ही वह चेहरा बन चुकी थी जिसे जनता अपना भविष्य मान रही थी। तारा ने युद्ध की तैयारी शुरू कर दी। उसने अपने 4 भरोसेमंद साथियों को बुलाया, रुद्र, काव्या, शीलदत्त और मेघा। हम पर हमला होगा किसी भी पल, लेकिन हम डरेंगे नहीं और न पीछे हटेंगे, उसने कहा। उसकी आंखों में अब डर नहीं बल्कि एक चिंगारी थी। कुंतल राव को नहीं पता कि मैं अब उस तारा से बहुत आगे निकल चुकी हूँ जिसे महल ने कभी नकारा था। अगली रात
हमला हुआ। कुंतल राव की फौज चुपचाप नागवाड़ के किले में घुस गई, लेकिन तारा तैयार थी। धुएं से भरे अंधेरे में तलवारों की चमक दिखी और चीखों की गूंज उठी। रुद्र और शील दत्त ने पहली पंक्ति में मोर्चा संभाला, जबकि तारा सीधे कुंतल राव के सामने जा पहुंची। तेरे जैसे गद्दार महलों के अंधेरों में पलते हैं, मगर जनता के दिलों में नहीं, तारा चीखी। कुंतल हंसा। राजकुमारी, तूने मुझसे जिंदा लौटने की उम्मीद क्यों की? क्योंकि मैं सिर्फ एक लड़की नहीं, मैं उस औरत की औलाद हूँ जिसने जहर पीकर भी न्याय मांगा था। और फिर दोनों के बीच घमासान युद्ध शुरू हुआ। दूर राजधानी में राजा वीर सिंह को खबर मिली, नागवाड़ में बगावत नहीं, युद्ध छिड़ा है। राजा तुरंत खड़ा हुआ। घोड़ों को तैयार करो, मैं खुद जाऊंगा। महामंत्री चौंक गए। महाराज, आपने वर्षों से कोई युद्ध भूमि नहीं देखी, लेकिन मैं अब अपने खून को अकेला मरने नहीं दूंगा। युद्ध अपने अंतिम मोड़ पर था। तारा और कुंतल राव दोनों लहूलुहान हो चुके थे। एक वार में तारा की बांह कट गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। तभी कुंतल ने पीछे से वार करने की कोशिश की और उसी पल तलवार की आवाज गूंजी। राजा वीर सिंह ने अपनी तलवार कुंतल के सीने में उतार दी। ये मेरी बेटी है, उन्होंने गर्जना की, और इससे जो भी टकराएगा वो मुझसे टकराएगा। युद्ध खत्म हुआ। कुंतल राव मर चुका था। नागवाड़ की जनता ने तारा और राजा को कंधे पर उठाकर महल तक पहुंचाया। वापसी में तारा ने धीरे से कहा, आपने पहली बार मेरी रक्षा की। राजा ने उसकी ओर देखा। पहली बार नहीं, शायद पहली बार मैंने उसे माना, जो तू हमेशा से थी, मेरी असली वारिस। लेकिन महल लौटने से पहले तारा ने माँ को पत्र लिखा। माँ, तूने कहा था कि इस महल की दीवारों में कई सच छुपे हैं। अब मैं उन्हें उजागर करने के लिए लौट रही हूँ। महल में जश्न था। नागवाड़ की रक्षा करने वाली राजकुमारी का भव्य स्वागत हो रहा था। तारा का चेहरा शांत था, मगर उसकी आंखों में तूफान थमने वाला नहीं था। राजा वीर सिंह अब खुलकर उसकी तारीफ कर रहे थे, लेकिन तारा जानती थी जंग तो अब शुरू हुई है। महल के भीतर उसने वो पत्र पढ़ा जो माँ अंबिका ने वर्षों पहले एक गुप्त संदूक में छिपाया था। तारा मेरी गोद से जन्मी नहीं, मगर मेरे दिल से जन्मी है। वो इस राज्य की असली वारिस है। रक्त से भी अधिक अधिकार रखती है, क्योंकि वह उस महिला की बेटी है जिसने इस महल को बचाने के लिए अपनी जान दी थी, रानी सुरेखा। तारा ने सांस खींची। वो अब जान चुकी थी, वो कोई अनचाही औलाद नहीं थी, बल्कि एक कुर्बानी की विरासत थी। दूसरी ओर यशोदा और मीनाक्षी महल की सत्ता हथियाने के लिए अंतिम चाल चल चुकी थी। राजा को एक नकली भविष्यवाणी सुनाई गई। राज्य का विनाश तभी रुकेगा जब सबसे बड़ी पुत्री को वनवास मिलेगा। राजा असमंजस में थे, मगर तभी महामंत्री पाटिल महल के दरबार में आए। महाराज, मुझे कुछ दिखाना है। और सामने रखी गई एक गुप्त चिट्ठियों और षड्यंत्रों की फाइल, जिसमें यशोदा और मीनाक्षी के हस्ताक्षर थे। राजा वीर सिंह का चेहरा लाल हो गया। मेरी ही बेटियां मेरी ही पीठ में छुरा घोंपती रहीं। यशोदा चीखी, हमने क्या गलत किया? तारा को ही सब कुछ क्यों मिला? तारा सामने आई, क्योंकि मैंने माँ बाप का नहीं, अपनी किस्मत का सहारा लिया था। मीनाक्षी ने तलवार निकाल ली, लेकिन तारा की आंखें बर्फ सी ठंडी थीं। तू नहीं समझेगी मीनाक्षी, सिंहासन विरासत से नहीं, हक से मिलता है। राजा वीर सिंह ने सिंहासन से उठकर ऐलान किया, आज से तारा ही नागवाड़ की महारानी होगी, और जो इसके खिलाफ चलेगा वो राज्यद्रोही कहलाएगा। ताजपोशी का दिन आया। महल का आंगन फूलों से सजा था। तारा ने माँ अंबिका की दी हुई नीली रेशमी पोशाक पहनी थी, जो रानी सुरेखा की आखिरी निशानी थी। राजा वीर सिंह ने उसके माथे पर तिलक किया और सिंहासन की ओर इशारा किया। तारा ने सिर झुकाकर कहा, मैं शासक बनने नहीं, सेवा करने आई हूँ। मेरे नाम के आगे अब कोई उपाधि नहीं चाहिए, सिर्फ एक पहचान, तारा, जनता की बेटी। महल की भीड़ में कुछ चेहरे चुप थे। यशोदा और मीनाक्षी को अब वनवास मिला था, लेकिन तारा ने अपने पहले आदेश में कहा, राज्य में अब किसी को वनवास नहीं, न्याय मिलेगा, और मेरी बहनों को भी। महामंत्री की आंखें भर आईं। तारा महल की छत पर खड़ी थी, माँ अंबिका उसके पीछे। तारा ने पूछा, माँ, क्या अब मैं पूरी हो गई? माँ मुस्कुराई, नहीं बेटी, अब तू खुद को पूरा करने वाली है। सच्ची पहचान खून से नहीं, कर्म से बनती है, और जो खुद को अनचाहा समझते हैं वही इस दुनिया के सबसे खूबसूरत उजाले बनते हैं। तारा एक अनचाही औलाद नहीं, एक नई सुबह थी। कहानी में अंत तक बने रहने के लिए आप सबका धन्यवाद।